हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शालिनी कुमारी साइकोलॉजी के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग सब अपने अपने घर में सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फटीग। जैसा कि आप लोग सबको पता है, हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। आज तीसरा चैप्टर करेंगे जो कि है फटीग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं थकान। थकान एक ऐसा शब्द है जो साइकोलॉजी वाले ही नहीं, हर व्यक्ति इसको यूज़ करता है और ये आम बोलचाल की भाषा में आता है। तो थकान से ऐसे हम सामान्यतः क्या समझते हैं कि कोई भी काम करते करते जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है तब हम थका हुआ फील करते हैं। तो आज हम उसी थकान को इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग को थकान कब होता है, क्यों होता है, किन किन कारणों की वजह से होता है, उनका निवारण कैसे कर सकते हैं, उनको मेज़रमेंट, उनका मापन कैसे कर सकते हैं। इन सब सारे एस्पेक्ट्स पे, इन सब सारे पक्षों पर आज हम नज़र डालेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थकान क्या है। व्हाट इज़ फटीग। आखिर जो थकान जिसको आप हर दिन बोलचाल की भाषा में दिन भर में कम से कम 10 बार यूज़ करते हैं कि हम थक गए हैं काम करते करते, तो आखिर वो थकान है क्या? आखिर वो कौन सी परिस्थिति होती है जब आप महसूस करते कि हम थक गए? तो सबसे पहली परिभाषा जो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत ही नॉर्मल परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो है फटीग आइदर फिजिकल, mental or both is a symptom that may be difficult for the patient to describe, and words like lethargic, exhausted and tired may be used। मतलब जो आदमी थका हुआ है उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। वो आपको पूछे कि किस तरह से थक गए हैं, उसको कैसे परिभाषित कीजिए, वो तो कह नहीं पाता है कि आखिर उसको क्या हो रहा है। बस वो एग्जॉस्टेड महसूस करता है, बहुत टायर्ड महसूस करता है और उसी को वो थकान की परिभाषा देता है। तो ये एक तो बहुत नॉर्मल और बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसको मायर ने किस तरह से परिभाषित किया है। मायर ने बहुत ही सिंपल ढंग से कहा कि फटीग में बी डिफाइन एज ए रिडक्शन इन द एबिलिटी टू डू वर्क बिकॉज ऑफ प्रीवियस वर्क। ये बहुत ही सामान्य परिभाषा है कि पिछली क्रियाओं के कारण कार्य करने की क्षमता में जो कमी आती है वो थकान, हम उसी को कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा भी बहुत साफ नहीं है। आगे चल के जब आप मोनोटोनी पढ़ेंगे, थकान के बाद मोनोटोनी भी है जिसको हम नीरसता या ऊब कहते हैं, तो उसको आप इस परिभाषा से हम फटीग और मोनोटोनी को बहुत अलग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी, साफ़ सुथरी और बहुत ही वाइड जो डेफिनेशन दिया गया है वाइटलेस के द्वारा, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। और वो जो है वो है द वर्ड्स फटीग एज यूज बोथ पॉपुलरली एज साइंटिफिकली रेफर्स टू 3 रिलेटेड फेनोमेनन। फर्स्ट है एन ओवर्ट मैनिफेस्टेशन in the form of reduced output on the task known as work decrement. Second, physiological state involving change in organic function and the production of chemical products of fatigue. And third, feeling of fatigue or tiredness। इसको हम हिंदी में अगर देखें तो थकान से तात्पर्य 3 संबंध तथ्यों से होता है। अलग अलग वो 3 तथ्यों को कंबाइन करता है। पहला क्या है, कार्य पर उत्पादन को कमी के रूप में देखा जाता है, जिसको हम वर्क डिक्रीमेंट भी कहते हैं। मतलब जब थकान हो रहा है तो उत्पादन में कमी आ जाएगी। एक फिजिकल स्टेट, एक दैहिक अवस्था आएगी जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो हमारे अंगों पर प्रभाव डालते हैं। हमारा जब भी हम थकान महसूस करते हैं तो हमारे बॉडी में इंटरनल चेंज, केमिकल चेंजेस भी आते हैं। और थर्ड, तब हमको थकान या उचाट का या ऊब का भाव होता है। तो ये तीनों चीज़ थकान में शामिल होते हैं। तो हम अब इसलिए देखते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ फटीग, थकान के अलग अलग पक्ष क्या है, अलग अलग पहलू क्या है। तो थकान के 3 पहलू हैं। जो सबसे अच्छी परिभाषा और वाइड परिभाषा है वो 3 पक्षों को समेटता है, जो कि है वर्क डिक्रीमेंट, पहला कार्यहास।
जब भी कोई थकान किसी व्यक्ति को होता है तो उसका सबसे पहला पहचान है कि जो वो काम कर रहा है उसमें कमी आ जाती है। आप जितना एनर्जेटिक होकर काम शुरू करने में स्टार्टिंग में करते हैं, उतना कार्य के अंत में जो लास्ट के घंटे होते हैं उसमें आप नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हमारे दैहिक परिवर्तन। जब भी हम लगातार काम करते हैं तो काम करने से हमारे बॉडी में धीरे 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 खून में चीनी कम हो जाता है और लैक्टिक एसिड जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि कोशिकाओं का जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और अब हमको फिजिकली हम अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं, हम फिजिकली अपने आप को महसूस करते हैं कि अब हम थक रहे हैं। और तीसरा जो स्टेट होता है वो मेंटल फटीग। ये भी एस्पेक्ट बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, मेंटल फटीग। कभी कभी क्या होता है कि हम शारीरिक रूप से थके नहीं होते, लेकिन हम मानसिक रूप से थक जाते कि नहीं और हम नहीं कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो थकान में 3 पक्ष होंगे, हमारे कार्य में ह्रास हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता कम होती जाएगी, हमारे शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होंगे और हम मानसिक रूप से भी अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। तो अब देखते हैं कि आखिर थकान के कारण क्या क्या होते हैं। ऐसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल ये चीज़ है कि हम समझें कि थकान क्यों होता है। लगातार काम करते रहते हैं हम, बहुत हैवी काम होता है या हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है, हमारे अनुकूल नहीं होता है, इस सब की वजह से थकान होता है। फिर भी हम कुछ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने जो बताया है उनके आधार पर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स देखेंगे जिसकी वजह से थकान होता है। सबसे पहला, आवर्स ऑफ वर्क, हमारे कार्य के घंटे। कार्य के घंटों पर या कहिए कि थकान पर कार्य के घंटों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को एक चैप्टर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं पढ़ना है, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जनक जो है वो टेलर को माना जाता है और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बहुत चीज़ें कही हैं और उन्होंने ही सबसे पहले ये कहा। पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में व्यक्तियों से मशीन की तरह या उनको मशीन समझ के ही काम लिया जाता था, उनको आदमी समझा ही नहीं जाता था, लगातार काम कराया जाता था। तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक थ्योरी लाए और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि हम मजदूरों से या किसी भी कार्य करने वालों से मशीन की तरह काम न लेके उसको आदमी के रूप में ट्रीट करें, उससे एक एवरेज कार्य के घंटे में काम करवाएं, उसको सही रेस्ट पॉज दें, सही रिइंफोर्समेंट दें, तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। खैर ये आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं ज़्यादा। तो हमारे कार्य के घंटे जो हैं उसको बहुत ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस बात में बहुत मनोवैज्ञानिकों में आपस में विरोध रहा कि इतना घंटा का होना चाहिए। तो सामान्यतः अब उस पर आके ये बात हुई है कि हर दिन में अगर आप 6 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 6 दिन काम करना है वीक में, 1 दिन छुट्टी। अगर आप 8 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि फिर आपका वीक 5 दिन का काम का होगा और 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। मतलब एवरेज 6 घंटे अगर व्यक्ति को काम कराया जा रहा है तो वो कार्य का घंटा स्टैंडर्ड माना गया है, उसमें थकान कम होती है और प्रोडक्शन का लेवल बहुत अच्छा होता है। सेकेंड क्या है, रेस्ट पॉज सही नहीं मिलना, अपर्याप्त विश्राम। अगर आप लगातार काम करिए और कि एक बार फिर बीच बीच में रेस्ट पॉज लेके करिए, आप खुद उसका रिजल्ट देखेंगे कि जब हम रेस्ट लेके काम करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के रेफरेंस में ना भी बात करें, ऐसे भी बात करें तो साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है होल वर्सेस पार्ट मेथड। तो उसमें हम यही देखते हैं कि एक किसी काम को एक लगातार करते हैं और दूसरे बार देखते हैं कि हम दूसरी अवस्था में उसको पार्ट बांट के करते हैं रेस्ट पॉज देके, और रिजल्ट हमेशा ये आता है कि जब हमने रेस्ट पॉज दिया है, रेस्ट दिया है, तो वो काम हमेशा अच्छा होता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ में भी ये कहा गया है कि रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी हम पहले कह रहे थे कार्य के घंटों के समय कि अगर आप 8 घंटे काम कराते हैं तो सप्ताह में 2 दिन आपको छुट्टी देना चाहिए, और अगर आप 6 घंटे काम कराते हैं तो 1 दिन छुट्टी देना चाहिए। और बीच में भी लंच ब्रेक जैसे होता है या फिर शाम को थोड़ा सा स्नैक्स के लिए ब्रेक होता है, वो सब ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि फिर से एनर्जेटिक होके व्यक्ति काम करता है। तीसरा क्या है फैक्टर जो है, अनसेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट। मतलब हमारे जो काम करने का जो हमारा वातावरण है वो अगर सही नहीं है तो भी थकान महसूस ज़्यादा होता है। इसके अंतर्गत 2-3 पॉइंट्स आते हैं,
जैसे कि है अप्रोप्रिएट लाइट और कलर का नहीं होना। लाइट तो आपको समझ में आएगा, आप सोचेंगे कलर से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ये प्रभाव देखना है तो आप क्या करिए, आप एक जिस कमरे में पढ़ाई करते हैं उसमें रेड लाइट जला लीजिए एकदम और पढ़ाई करके देखिए, फिर वाइट या पीली रंग की रोशनी में पढ़ाई करके देखिए, तो आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे काम करने में लाइट का और उसके कलर का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हर एक कार्य के लिए हर एक अलग अलग तरह की रोशनी को स्टैंडर्ड माना गया है। हम इसके पहले के चैप्टर में जो पढ़ा रहे थे तो मैंने 1-2 एग्जांपल्स भी दिए हैं। और अगर कार्य के अनुकूल हमारा लाइट और कलर रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा है नॉइज़, कोलाहल या शोर। इसको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई भी काम करना हो, इंडस्ट्री हो, चाहे सामान्य हम कोई घरेलू काम कर रहे हों, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर शोर होता है तो हमको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है और उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है। एक्स्ट्रा एनर्जी लगने के कारण थकान जल्दी लगता है। आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं और आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। आप किसी दिन फ़ोन से जब बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो देखिए कि आपका सर दुखने लगेगा या आपको इरिटेशन होगा, एग्रेशन होगा। उसका ये वजह है कि आप फ़ोन से जब बात करते हैं तो हम बहुत कान के नज़दीक ले जाकर बात करते हैं और वो एक शोर, हम उसको एक तरह का शोर मानते हैं और उसकी वजह से हमारे मेंटल पीस पे फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। तो शोर भी हमारे थकान का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद है टेम्परेचर तो हम सब समझेंगे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर में अगर काम करने को दिया जाए, कोई भी काम हो, तो हम उसमें मन नहीं लगा पाते हैं। जब बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़, बहुत ऐसे बहुत भारी उपकरण वाले जब इंडस्ट्री होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, या कोई बहुत महीन काम करने वाला इंडस्ट्री है और उसमें अगर आप टेम्परेचर सही नहीं देते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है प्रोडक्शन पे, वर्कर के हेल्थ पर, उसके मेंटल पीस पे, उसके हर एक एस्पेक्ट पे। तो टेम्परेचर जो भी है उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनएप्रोप्रिएट डिज़ाइन ऑफ मशीन। कभी कभी देखा जाता है कि अगर जिस मशीन से काम करना है इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में, अगर मशीन का डिज़ाइन भी बहुत सही नहीं है तो उससे भी थकान का स्थिति उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल फैक्टर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि उसी एक इन्वायरमेंट में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे, उसको थकान नहीं हो रहा है लेकिन एक दूसरे व्यक्ति को हो रहा है। उसका ये कारण होता है कि उसका कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकता है, जैसे कि अधिक उम्र होगा या उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, वो मेंटली बहुत इरिटेट होगा, घर का उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं। उस काम में उसका मन नहीं लग रहा होगा। कभी कभी होता है कि हम गलत व्यक्ति को गलत जगह प्लेसमेंट कर देते हैं, इससे क्या होता है, उसका मन नहीं लगता उस काम में और थकान जल्दी होता है। तो ये सब सारे कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिससे कि फटीग होता है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट रेस्ट। अगर आप सही रेस्ट नहीं दीजिएगा, आप लगातार काम करा रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में वर्कर्स से, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, वो फटीग हो सकता है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्सेसिव स्ट्रेस। कभी कभी कोई सिचुएशन, कोई वर्क इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जिसमें बहुत स्ट्रेस होता है। हम ही लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ कभी कभी होता है कि कोई सिचुएशन होता है जो कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो वैसे दिनों में थकान जल्दी लगता है। ऐसे इंडस्ट्री में भी होता है या किसी भी वर्क प्लेस में, जब किसी भी वजह से, एग्जीक्यूटिव की वजह से, बॉस की वजह से या कोई और वजह से स्ट्रेस अगर जाता है तो वो फटीग में दिखता है और जल्दी फटीग व्यक्ति महसूस करता है, थकान महसूस करता है। तो ये भी एक थकान का प्रमुख कारण है। अब हम देखेंगे कि थकान को कम कैसे कर सकते हैं। तो हम बार बार क्लास में भी कहते हैं कि जब भी हम किसी भी टॉपिक पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को, तो अगर आप उसके कॉजेज़ को अच्छे से समझ गए, उसके कारण को अच्छे से समझ गए, तो आप उसका निवारण खुद ब खुद कर लीजिएगा। जैसे डॉक्टर को बीमारी अगर वो पकड़ लेता है तो दवाई बहुत जल्दी सूट करता है। तो जो कारण है हमारे किसी खास चीज़ को उत्पन्न करने के पीछे, जैसे कि थकान के पीछे, अगर उसी चीज़ों को हम ठीक करें तो उसका निवारण हो जाता है। तो ऐसे ही हम कुछ मेथड्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उससे हम फटीग को कम कर सकते हैं। पहला है रेस्ट पॉज। सही से अगर रेस्ट देते हैं, सही घंटे के बाद रेस्ट पॉज मिलता है वर्कर्स को, तो थकान की जो मात्रा उसमें कमी होगी।
आप कभी भी ये मत कहिएगा या कहीं भी मत लिखिएगा कि थकान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम काम करते हैं, थकान होगा ही। आप उसको कम कर सकते हैं या एक्सेसिव फटीग नहीं होने दे सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल थकान उसको भी कभी ख़त्म नहीं होता है जो कुछ भी नहीं करता है, हम कुछ भी नहीं करके भी थकते हैं, तो ये शब्द यूज़ नहीं करना है। सेकेंड है लेस आवर्स ऑफ वर्क, लगातार घंटे। ये पॉइंट जो है वो हम जब कह रहे थे कि टेलर के समय साइंटिफिक मैनेजमेंट था, चूँकि उस समय घंटों घंटों लगातार 24 घंटे काम कराया जाता था मजदूरों से, उस समय के लिए था। अब तो इंडस्ट्री में भी वैसे नहीं होता है। तो हम कार्य के घंटे अगर कम करेंगे तो फटीग अपने आप कम होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर लाइटनिंग। हमारा जो रोशनी की जो व्यवस्था है वो समुचित होनी चाहिए और उसका कलर सही होना चाहिए, सही दिशा से वो आनी चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं, मैंने इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए मुझे ये सही लगता है कि अगर हम पढ़ाई करते समय लेफ़्ट साइड से अगर लाइट आए तो हमको ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ने में। तो इसी तरह से हर एक वर्क प्लेस के लिए अलग अलग होता है, तो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो वातावरणीय अवस्थाएं हैं, शोर कम हो और हमारा और टेम्परेचर सही हो, तो अन्य जो अवस्थाएं हैं, मशीनों की समुचित व्यवस्था हो, उनको सही समय समय पर रिपेयर कराया जाता हो, तो इन सब सारे चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। गुड इक्विपमेंट एंड मशीन्स, वही जो हमने पहले कहा कि मशीन अच्छे हो, गुड इक्विपमेंट्स हो। इंडस्ट्रीज़ में भी चाहे कहीं भी देखिएगा कि हमेशा लेटेस्ट चीज़ें आती रहती हैं। तो हम जब अपने वर्कर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को लेटेस्ट मशीनों को देंगे तो वो उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि उनमें उनका एनर्जी कम लगेगा, उनको थकान कम होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। हम लोग को भी देखिए, नया किताब आता है तो पढ़ने का खूब मन करता है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नॉइज़, वही है कि शोर कम होगा तो थकान कम होगा। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जगह, किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में अगर सही काम के लिए सही व्यक्ति का प्लेसमेंट नहीं करते हैं तो उसको थकान होगा, क्योंकि उसको मन नहीं लगेगा काम करने में और वो जल्दी थकेगा। इसलिए प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर सिलेक्शन ज़रूरी है। जॉब रोटेशन, ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है फटीग को कम करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, एक ही जगह पे एक व्यक्ति काम करते करते ऊब जाता है, वो एक्चुअली उसको हम कहेंगे कि वो मेंटली उसको फटीग होता है। तो जॉब रोटेट करते रहने से हमको नयापन आते रहता है, काम का इंटरेस्ट बना रहता है। काउंसलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ये तो आज के समय में कितना ज़रूरी है काउंसलिंग। चूँकि हम हो सकता है कि हम 3 महीने पहले तक ये नहीं समझ रहे हों कि साइकोलॉजी कितनी ज़रूरी है समाज के लिए और काउंसलिंग कितना ज़रूरी है, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में और कोरोना पीरियड में हम अच्छे से समझ गए हैं कि काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है। तो किसी भी जगह पे हमको समय समय पर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई हम पेशेंट बन के ही जाए। एक अच्छे नॉर्मल आदमी को भी थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ों से इरिटेशन होने लगता है और उसको एग्रेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समय समय पर काउंसलिंग क्या होता है, आप रिफ्रेश होते रहते हैं। तो हमको इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है। कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हमको काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फटीग का मेजरमेंट कैसे हो सकता है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने कुछ 4-5 तरीके बताए हैं, जिसमें फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, साइकोफिजिकल टेस्ट और मेंटल टेस्ट है। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होता है कि हम अभी उसका कितना एनर्जी रह गया है काम करने के लिए, उसको मेजरमेंट करते हैं। मतलब तात्कालिक ऊर्जा का उत्पादन जिसको हम कहते हैं, एकदम अगर हिंदी में कहिए तो उसका एनर्जी का मेजरमेंट करके हम देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट उसमें थकान की मात्रा कितनी है। केमिकल टेस्ट में हम क्या देखेंगे, हम खास करके खून में हम चीनी का मात्रा देखेंगे, लैक्टिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है, या सलाइवा में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से हम देखेंगे कि थकान उसको कितना है। फिजियोलॉजिकल टेस्ट में या दैहिक परीक्षण में क्या देखते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता और हमारे जो नर्व इम्पल्स हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, स्किन रिडक्शन टेस्ट है, इत्यादि को मेजरमेंट करके हम लोग फिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। साइकोफिजिकल टेस्ट भी होता है। इसमें क्या होगा कि टैपिंग परीक्षण और एमिंग परीक्षण और कोऑर्डिनेशन टेस्ट और कंसंट्रेशन टेस्ट, ये सब करके हम साइकोफिजिकल टेस्ट करते हैं फटीग का।
और मेंटल टेस्ट में हम अटेंशन टेस्ट और मेमोरी टेस्ट, इमेजिनेशन टेस्ट, इंटेलेक्चुअल और थिंकिंग का टेस्ट, ये सब सारा टेस्ट करके हम देखते हैं कि मेंटली वो कितना फिट है और कितना फटीग है उसमें। तो इस तरह से हम देखते हैं थकान कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है और उसका मेज़रमेंट कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फटीग। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें। इसके बाद के क्लास में हम पढ़ेंगे मोनोटोनी, जिसको हम कहते हैं नीरसता या ऊब। वो थकान से बहुत ही संबंधित है, बहुत माइनर डिफरेंस है। पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, ताकि उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।